हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर फर्स्ट विच इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हम लोग ये 6 की एनसीईआरटी कवर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं फॉर टीजीटी साइंस। तो टीजीटी साइंस के लिए 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे जो भी लोग टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन करते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर ये मिथ होता है कि 9, 10th की एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए और 11, 12th की एनसीईआरटी इसको कवर करना चाहिए। लोअर क्लासेस के एनसीईआरटी को कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसके टॉपिक्स 9, 10th की एनसीईआरटी में हमें मिल जाते हैं या हायर एनसीईआरटीज़ में हमें मिल जाते हैं। बट ऐसा पूरी तरीके से सच नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपको 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में ही मिलेंगे, आगे चल के नहीं मिलेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में वो चीज़ें आगे इंक्लूडेड नहीं है। वो इसलिए इंक्लूडेड नहीं होते क्योंकि आप उन्हें पहली क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं। तो इसलिए टीजीटी के लिए 6, 7, 8 की एनसीईआरटी भी हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो यहाँ से आपके तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये वाली सीरीज़, जिसमें कि हम एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे 6, 7, 8 की। तो यहाँ पे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स फूड जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, मेनली इसमें 4 से 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ हैं? सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी भी पता है। इसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस चीज़ का हम लोग टेस्ट करेंगे। इसमें 3 टेस्ट हैं मेजरली: टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड टेस्ट फॉर फैट। इतना पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे कि कौन सी सब्ज़ी में या कौन से फ्रूट में या कौन से ग्रेन में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस किस में होगा, यानी सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी को कैसे ये हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, ये पढ़ेंगे। देन बैलेंस डाइट क्या होता है, कैसे एक बैलेंस डाइट बनाई जा सकती है। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से या किस न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से क्या डिजीज़ हो सकती है। तो एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कुछ ही गिनी चुनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारे फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमें ऑलरेडी ये वाली बात पता है कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वाटर होता है। ये सब चीज़ें हमारे फूड में होते हैं। तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे अलग अलग फूड आइटम्स में देखने को मिलते हैं। किसी फूड में हमें कोई न्यूट्रिएंट मिलेगा, किसी में कोई मिलेगा। कोई हमारा फूड ऐसा होता है जिसमें हमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, इसलिए हम उसे कंप्लीट फूड भी मानते हैं, जैसे मिल्क। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लिया जाता है इसके बारे में क्वेश्चन। सबसे पहली एक्टिविटी है टेस्ट फॉर स्टार्च, मतलब कि हमारे फूड में स्टार्च है, ये हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान सा टेस्ट है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक कोई भी फूड आइटम हमें टेस्ट ट्यूब में लेना होता है। सबसे पहले हम कोई भी फूड आइटम लेते हैं कम अमाउंट में, उसको अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद हम क्या करते हैं, उस फूड आइटम को मैश करने के बाद उसमें हम डालते हैं डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के 2 से 3 ड्रॉप हम उस फूड आइटम के अंदर डालते हैं और फिर हम कुछ सेकंड वेट करते हैं, तो उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक आ सकता है। अब मैंने ऐसे क्यों बोला आ सकता है, क्योंकि अगर हमारे फूड में स्टार्च है यानी कार्बोहाइड्रेट है तो कलर चेंज होगा इनटू ब्लू ब्लैक, बट अगर नहीं है तो कलर चेंज नहीं होगा। जैसे अगर आपको इसका टेस्ट पॉजिटिव ही देखना है तो आप पोटैटो यूज़ कर सकते हैं, राइस यूज़ कर सकते हैं ना टेस्ट करने के लिए। तो ये यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ब्लू ब्लैक कलर आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर स्टार्च होता है तो ब्लू ब्लैक कलर होता है। ठीक है, वैसे आप किसी भी फूड आइटम से कर सकते हैं। अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है दैट मीन्स उस फूड आइटम में स्टार्च नहीं है, अगर आ जाता है तो स्टार्च है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें थोड़े से केमिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे। क्या क्या होता है, सबसे पहले हमें कोई भी फूड आइटम लेंगे जिसमें हम टेस्ट करना चाहते हैं कि वेदर उसमें प्रोटीन है या नहीं है। उसके बाद उसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और फिर टेस्ट ट्यूब में हम 10 ड्रॉप डालेंगे वाटर की। 10 ड्रॉप का ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 10 ड्रॉप्स के जितना। इसके बाद कुछ केमिकल्स इसमें डालेंगे, जैसे 2 ड्रॉप डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। इसके बाद फिर हम 10 ड्रॉप्स डालेंगे कॉस्टिक सोडा की।
इन दोनों सॉल्यूशंस को डालने के बाद टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरीके से शेक करेंगे और कुछ मिनट्स के लिए उसको ऐसे ही स्टैंड पर रख देंगे बिना हिलाए। अगर टेस्ट ट्यूब का जो कलर है, यानी टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर है, अगर वो वॉयलेट में टर्न हो जाता है, दैट मीन्स के प्रोटीन है। दैट मीन्स वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर फैट। ये सबसे ज़्यादा सिंपल टेस्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले हम एक फूड आइटम लेते हैं और फूड आइटम लेने के बाद उसको हम एक पेपर में ले लेते हैं, मतलब एक पेपर लेते हैं, उसमें फूड आइटम रखते हैं, उस पेपर को फोल्ड करते हैं और उस फूड आइटम को क्रश करना शुरू करते हैं उस पेपर में। उसके बाद फिर उस पेपर को खोलते हैं, जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो निकाल देता है, उस पेपर को थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं हाथ से। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे फूड पर एक ऑयल जैसा या घी जैसा पैच आया है या नहीं आया है। फिर उस पेपर को हम लाइट की तरफ करके देखते हैं, तो उस पेपर के उस पोर्शन के थ्रू जहाँ पे हमने फूड को रब किया था उसके थ्रू लाइट पास होती है, हमें लाइट दिखाई देती है। तो ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे अगर किसी पेपर पे ऑयल गिर जाता है तो उसके थ्रू क्या होता है, हमें लाइट दिखाई देने लगता है, वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है वहाँ से, है ना। तो अगर आपका फूड आइटम रब करने के बाद भी ऐसा कोई पैच बन गया जस्ट लाइक ऑयल और घी, तो उसका मतलब ये है कि आपके फूड में क्या है, फैट मौजूद है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सबसे पहले है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से फूड में मिलता है, बहुत सारे फूड दिए हुए हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, वाटरमेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट एंड मेनी मोर सोर्सेज। ठीक है, ये कुछ सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फैट की अगर बात करते हैं, सो दे आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फैट। तो हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फैट की अगर, तो सबसे पहले प्लांट सोर्सेज की बात करें तो नट्स देखने को मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा आपको तिल और ग्राउंड नट, जितने भी तरीके के ऑयल्स हैं वो सब आ जाएंगे। अगर एनिमल फैट की बात करते हैं तो फिश में फ़ैट मिलता है, मीट में मिलता है, एग में मिलता है, क्रीम, बटर, मिल्क, घी, इन सब में फ़ैट देखने को मिलेगा। सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ फैट। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। आगे देखते हैं तो कुछ प्रोटीन की भी सोर्सेज हैं। सबसे पहले प्लांट सोर्सेज हैं। प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन, इसके अलावा बीन्स, तुअर दाल, मूंग दाल, मतलब जितने भी दाल हैं, ग्राम, पीज, इन सब में प्रोटीन मिलेगा। अगर एनिमल सोर्स की बात करते हैं तो मिल्क, फिश, एग, मीट, इन सब में प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसमें आगे हम बाकी चीज़ों की सोर्सेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे विटामिन ए की सोर्सेज दी हुई हैं। विटामिन ए की सोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पे पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क, इन सब में आपको विटामिन ए मिलेगा। विटामिन बी की बात करते हैं तो राइस, व्हीट और लिवर में भी विटामिन बी जो है बनता है। अगर विटामिन सी की बात करें तो मैक्सिमम खट्टी चीज़ों में विटामिन सी मिलता है, जैसे कि गुआवा, नाशपाती, मौसमी, ऑरेंज, लेमन, आंवला, ग्रीन चिली, ये सब, टोमेटो, इन सब में आपको विटामिन सी मिलेगा ही, खट्टी चीज़ों में मिलता है। आगे चलते हैं, अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो फिश, एग, लिवर, बटर, मिल्क यहाँ पे मिलता है। हमारी स्किन के अंदर भी सिंथेसाइज होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। कुछ और सोर्सेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आयोडीन के कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि जिंजर हो गया, सॉल्ट हो गया, फिश हो गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फॉस्फरस की सोर्स की तो बनाना इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फॉस्फरस। फॉस्फरस हमें बनाना से मिल सकता है, इसके अलावा मिल्क से मिलता है, इसके अलावा चावल से मिलता है, इसके अलावा ग्रीन चिली से भी फॉस्फरस मिलता है। अगर हम आयरन की बात करते हैं तो पालक से मिलता है, सेब से मिलता है, नाशपाती से मिलता है और लिवर से मिलता है, मतलब लिवर में बनता है। इसके बाद अगर हम कैल्शियम के सोर्स की बात करें तो मिल्क से कैल्शियम मिलता है, एग से मिलता है, चुलाई जो होती है जिससे कि लड्डू बनते हैं, चुलाई के लड्डू जो वाइट कलर की होती है, तो चुलाई में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी हैं जिसमें होता है, जैसे कि चूना जिसको बोलते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कुछ सोर्सेज थे। अगर हम बात करते हैं कि जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए कैसे फ़ायदेमंद होते हैं, तो जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट का पता है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी का। ज़्यादातर जो हम एनर्जी लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है और फैट से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, बट फैट हमारी फूड में ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
बिकॉज वो हमारे लिए सही नहीं होता। बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है फैट वाली चीज़ों से, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इंटेक करना चाहिए अगर एनर्जी आपको चाहिए तो। अगर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो ये मसल बिल्डिंग फूड होता है, जिसमें क्योंकि हमें पता है प्रोटीन से हमारी मसल्स बनती है, हमारे ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ होता है, तो इसीलिए। फ़ैट की अगर बात करते हैं तो फ़ैट हमें पता ही है कि अच्छा सोर्स है, ये भी ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके बाद वाइटामिन की बात करें तो अलग अलग वाइटामिन के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे वाइटामिन ए हमारी स्किन और आइज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा वाइटामिन सी जो होता है वो इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वाइटामिन डी जो होता है वो बोन्स के लिए, टीथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वाइटामिन ई और के स्किन हेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आइज़ के लिए भी वैसे तो आइज़ के लिए ज़्यादा वाइटामिन ए ही होता है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं वाइटामिन बी की, तो वाइटामिन B12 जो है वन ऑफ द वाइटामिन बी इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट्स, और वाइटामिन बी के और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? तो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें कि वो सारे फूड आइटम्स होते हैं जो कि हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें चाहिए होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पूरे दिन की डाइट में हमने कोई प्रोटीन सोर्स भी डाला हुआ है, जैसे दाल या बीन्स वगैरह हम खा रहे हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्स भी है जैसे कि राइस है या तो चपाती है, ठीक है। वाइटामिन के भी कुछ सोर्स हैं, जैसे कि हमने दूध पी लिया या फिर कोई फ्रूट खा लिया तो विटामिन का सोर्स हो गया, नमक खा लिया तो आयोडीन मिल गया, ठीक है। इसके बाद हमने घी खा लिया है, बटर खा लिया तो हमें फैट भी मिल गया। तो इस तरीके से अगर हमारी डाइट में सभी तरीके के सोर्सेज हैं तो डैट मीन्स हमारी डाइट क्या है, एक बैलेंस्ड डाइट है, ठीक है। जैसे अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क में सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं लगभग, इसलिए मिल्क को एक कंप्लीट फूड भी कहा जाता है। तो कई बार अगर मान लीजिए कि आपने खाना नहीं खाया या आप खाना नहीं खा पाए, अगर आपके पास शुद्ध दूध, अच्छा दूध है, तो आप दूध अगर पी लेंगे तो उस दिन की आपकी रिक्वायरमेंट जो है न्यूट्रिएंट्स की वो आराम से कंप्लीट हो सकती है, पूरी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेफिशिएंसी डिजीज़। मतलब कि कौन से चीज़ों को ना खाने से या उन न्यूट्रिएंट्स की कमी से प्रॉब्लम हो सकती है या डिजीज़ हो सकती हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ किसी भी चीज़ की कमी से कोई अगर डिजीज़ होती है तो उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की काफ़ी लंबे समय तक हमारी बॉडी में कमी चलती है तो हमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। जैसे अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रखी हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन को इनफ प्रोटीन ना मिले अगर अपने फूड में काफ़ी टाइम तक, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम होगी, उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी, फेस स्वेल हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा हेयर का, डायरिया यानी उल्टी दस्त हो सकता है। ये सब प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी से होता है, ठीक है। अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, दोनों ही नहीं है काफ़ी लंबे समय से, तो क्या होगा, ग्रोथ क्या हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पतला दुबला हो जाएगा, बहुत वीक दिखने लग जाएगा, इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा कि वो मूव भी नहीं कर पाएगा। और हम वाइटामिन की बात करते हैं तो वाइटामिन में भी बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती हैं। जैसे अब एक टेबल दी हुई है, इसमें सारा वाइटामिन का सम अप किया हुआ है, इसको देखते हैं। जैसे कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो लॉस ऑफ विजन हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो कम दिखना शुरू हो जाएगा, अंधेरे में नहीं दिखाई देगा, कई बार क्या होता है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है विजन। जैसे एक बीमारी होती है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है, जो कि विटामिन ए की कमी से ही होती है। इसमें पर्सन को दिन में तो ठीक दिखाई देता है बट रात को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन B1 जिसकी कमी से बेरी बेरी डिजीज़ हो जाती है। इसमें क्या होता है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं और एनर्जी भी नहीं बचती काम करने के लिए। इसका मतलब विटामिन बी हमारी मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी तो इसके ना होने से क्या होता है कि मसल्स वीक हो जाती हैं। विटामिन सी से स्कर्वी होती है, जिसके सिम्टम्स होते हैं कि गम्स हमारे ब्लीड होने लगता है, यानी कि खून निकलने लगता है मसूड़ों से। उसके बाद फिर अगर कोई घाव हो जाता है तो जल्दी से भरता नहीं है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। इसका मतलब कि अगर विटामिन सी होगा तो आपका घाव जल्दी भरेगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें कि बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं और इजीली बेंड हो सकते हैं। इसका मतलब विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ्स। कैल्शियम की बात करें तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन और टीथ डिके हो जाता है, बोन और जो टीथ है वो सड़ सकता है, डिके हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, बोन्स वीक हो जाएंगी, टूथ डिके हो जाएगा, जाहिर सी बात है। आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो गोइटर हो जाता है। वैसे क्या होता है कि अगर बड़ों में आयोडीन की कमी होती है तो गोइटर होता है, अगर छोटों में आयोडीन की कमी होती है तो मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। गोइटर आपको पता ही है, गला बहुत बड़ा हो जाता है इसमें गोइटर में, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। बिकॉज जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे गले में ही पाए जाते हैं, उनका जो एक हार्मोन होता है, मतलब जो हार्मोन्स होते हैं दो,
वो आयोडीन की हेल्प से बनते हैं। आयोडीन उनमें मेन कंपोनेंट होता है, और अगर आयोडीन ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे, उस वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। इसको ग्वाइटर कहते हैं। छोटे बच्चों में अगर आयोडीन की कमी होती है तो वो मेंटली डिसेबल हो जाते हैं। आयरन की बात करें, आयरन की कमी से अनीमिया होता है और सिम्टम है कि वीकनेस हो जाती है। तो इस तरीके से ये वाला जो चैप्टर है ये हमने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी ये चीज़ें मैंने बताया, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, इससे बुक को दोबारा भी पढ़ सकते हैं। बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये अगर आपको नहीं मिलेगी तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। वैसे आपको आराम से मिल जाएगी। आप NCERT की ऐप वहाँ पे जाइए वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको शो होगा, या तो फिर आप सीधे गूगल पर डाल लीजिए डाउनलोड दिस क्लास बुक, साइंस बुक PDF। तो NCERT की वेबसाइट पर आपको डायरेक्ट कर देगा, वहाँ से पूरी बुक आप डाउनलोड कर सकते हो चैप्टर वाइज। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।